Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Muhammad Afzal, Principal, Usman Blessing Home High School, Usman Pre-Cadet Training School, Usman Forces Academy, Usman Academy of Science, Commerce and Arts. Dear students, आज हम क्लास 10th का जो टॉपिक है वो पढ़ेंगे कि to prove that कि motion of simple pendulum is simple harmonic motion. यानी हमने साबित ये करना है कि सिंपल पेंडुलम की जो हरकत है वो सिंपल हार्मोनिक है या नहीं है। अब इसको साबित करने के लिए हम आर्टिकल शुरू करेंगे। तो आर्टिकल शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारा जो यूट्यूब चैनल उस्मान एजुकेशनल कम्प्लेक्स के नाम पे है और प्लीज़ आर्टिकल को यानी ये चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो जो है वो आपको बर वक्त पहुँची जाए। और अगर आर्टिकल आपको समझ आ जाए तो प्लीज़ इसको शेयर भी कीजिए फ्रेंड्स के साथ और उसके अलावा इसको लाइक भी कीजिए। अब हम शुरू करते हैं आर्टिकल को। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि सिंपल पेंडुलम, पहले हम उसकी करैक्टरिस्टिक पढ़ेंगे कि सिंपल पेंडुलम क्या होता है। बेसिकली सिंपल पेंडुलम जो होता है ये इस तरह एक समझ लें कि थ्रेड होता है और थ्रेड के साथ एक बॉब बांधा होता है। ये बॉब है, इसका कुछ ना कुछ मैच भी होगा और ये जो है थ्रेड या स्ट्रिंग का मतलब रस्सी, ये जो रस्सी या तार जो होती है इसकी कुछ ना कुछ लेंथ भी होगी। जितनी भी इसकी लेंथ है उसका नाम एल है। इसके अंदर कुछ ना कुछ टेंशन भी होगा, उसका नाम टी है। शुरू में इनिशियल पोजीशन में ये हमारे पास एक स्ट्रिंग है जिसकी लेंथ का नाम एल है। ये लेंथ जो है वो 20 सेंटीमीटर भी हो सकती है, 15 सेंटीमीटर भी हो सकती है, कुछ भी रख सकते हैं। इस स्ट्रिंग को या धागे को हमने ऊपर किसी फिक्स चीज़ के साथ बांधा हुआ है और जो स्ट्रिंग का दूसरा हिस्सा है उसके साथ हमने एक बॉब बांधा हुआ है। उस बॉब का जितना भी मैस है उसका नाम एम है। अब शुरू में इनिशियल पोजीशन में बॉब का जितना भी वेट था इसका मैस एम है, जितना भी वेट होगा उसका नाम होगा डब्ल्यू और W बराबर होता है mg के। इनिशियल पोजीशन में जब बॉब मीन पोजीशन पे होगा तो उस वक़्त ये वेट नीचे की तरफ वर्टिकली डाउनवर्ड टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ और टेंशन जो होगा ये ऊपर की तरफ होगा। और दूसरे लफ्ज़ों में ये बॉब ना तो नीचे जा रहा है ना ये ऊपर जा रहा है। तो शुरू में वेट और टेंशन आपस में बराबर होंगे तो हम लिख सकते हैं कि W बराबर किसके, T के। और आपको पता है वेट बराबर किसके होता है, mg के, तो हम लिखेंगे mg बराबर t के। तो यानी ये जो स्ट्रिंग है ये पहले इसके मतलब भी थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि ये जो स्ट्रिंग है ये इनएक्सटेंसिबल होती है। इनएक्सटेंसिबल का मतलब होता है कि जिसमें लचक ना हो। और दूसरी बात जो है ये बॉब जो होता है ये साइज़ में छोटा होता है और इसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है। यानी बॉब साइज़ में छोटा और डेंसिटी ज़्यादा। और ये जो स्ट्रिंग है ऊपर इसको किसी रिजिड सपोर्ट के साथ बांधा जाता है ताकि ये आसानी के साथ बॉब जो है उसको वाइब्रेट करने में आसानी हो जाए। और नेक्स्ट ये भी होता है कि ये जो बॉब है शुरू में इक्विलिब्रियम पोजीशन में वेट और टेंशन दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अब हमने करना क्या है, अब हमने बॉब को यहाँ से पकड़ना है और इसको पकड़ के यहाँ से ये दाएं तरफ इंतहाई पोजीशन है जिसका नाम ए है वहाँ पे ले जाना। जब बॉब को हम ये राइट पकड़ के दाएं तरफ लेके जाएंगे पॉइंट ए पर, यानी पॉइंट ये हमारा पॉइंट ओ था, मीन पोजीशन का नाम पॉइंट ओ। जब हम पॉइंट ओ से बॉब पड़े हुए बॉब को पकड़ के दाएं तरफ पॉइंट ए पे लेके जाएंगे, हम इसके ऊपर कुछ ना कुछ फोर्स लगाएंगे। जितनी भी हम इसके ऊपर फोर्स लगाएंगे उसको हम अप्लाइड फोर्स कहेंगे। अप्लाइड फोर्स ऐसी फोर्स जो किसी बॉडी को मरकज से दूर ले जाए उसको हम अप्लाइड फोर्स कहते हैं। तो अप्लाइड फोर्स पकड़ के इधर लेके जाएंगे जितनी फोर्स, तो यहाँ से जब बॉब यहाँ से यहाँ तक जाएगा तो जितना भी ये फासला तय करेगा इसका नाम क्या होगा, एक्स। एक्स क्या चीज़ है कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी फ्रॉम द मीन पोजीशन। अब ये जो बॉब जो यहाँ पे पड़ा हुआ है जब तक हम इसको पकड़ के रखेंगे ये यहीं पे रहेगा। जब हम इसको रिलीज़ कर देंगे, छोड़ देंगे, ये क्या करेगा, वापस आएगा। जब ये वापस आएगा तो जो फोर्स इसको वापस लेके आ रही है उस फोर्स को हम कहते हैं रिस्टोरिंग फोर्स। रिस्टोरिंग फोर्स क्या होती है? ऐसी फोर्स
जो किसी वाइब्रेट करते हुए बॉडी को उसके मरकज़ की तरफ लेके आए, उस फोर्स को हम क्या कहते हैं? रेस्टोरिंग फोर्स। और एक याद रखें कि रेस्टोरिंग जो हम बॉडी को मरकज़ से दूर ले जाते जाएंगे, रेस्टोरिंग फोर्स भी बढ़ती जाएगी, और जो बॉडी मरकज़ की तरफ आता जाएगा, रेस्टोरिंग फोर्स भी आहिस्ता आहिस्ता कम होती जाएगी। तो जब हमने बॉब जो पॉइंट ए पे पड़ा हुआ था उसको हम रिलीज़ कर देंगे, तो ये बॉब क्या करेगा? वापस आएगा। जब ये वापस आएगा तो रेस्टोरिंग कौन सी फोर्सेस को लेके आ रही है? रेस्टोरिंग फोर्स। और जो ये नीचे आता जाएगा, रेस्टोरिंग फोर्स आहिस्ता आहिस्ता कम होती जाएगी और यहाँ पे जाके ज़ीरो हो जाएगी। लेकिन क्योंकि ये बॉब यहाँ पे रुकेगा नहीं, क्योंकि अनर्शिया का हमने पढ़ा हुआ है इस चैप्टर में, लॉ ऑफ अनर्शिया, उसके मुताबिक क्या होता है कि अगर कोई बॉडी हरकत कर रहा है, उसकी कोशिश होती है कि अपनी हरकत की हालत को जारी रखे, और अगर कोई बॉडी साकन होता है तो उसकी कोशिश होती है कि अपनी सुकून की हालत को बरकरार रखे। तो ये जब बॉब इधर से इधर आ रहा था, इसकी वेलोसिटी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही थी। जब वेलोसिटी बढ़ेगी तो काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला आपने पढ़ा हुआ है कि ई बराबर किसके होती है? 1/2 mv का स्क्वायर, यानी हाफ mv का स्क्वायर। ये काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला है। यानी जब बॉब यानी वापस आएगा तो इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी, वेलोसिटी बढ़ेगी तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। यानी दूसरे लफ्ज़ों में कि ई बराबर किसके था? 1/2 mv का स्क्वायर। वेलोसिटी बढ़ने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। जो बॉब नीचे आएगा वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, और सेंट्रल पोजीशन पर वेलोसिटी जो होगी ये मैक्सिमम होगी। तो जो वेलोसिटी के बढ़ने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। लेकिन पोटेंशियल एनर्जी जो होगी, आपको पता है पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला क्या होता है? mgh। तो mgh जो है, जो बॉडी नीचे आता जाएगा उसकी हाइट आहिस्ता आहिस्ता कम होगी। हाइट के कम होने से पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? कम होगी। इसका मतलब ये हुआ कि ये जब बॉब हमारा ए से ओ की तरफ आएगा तो काइनेटिक एनर्जी, वेलोसिटी बढ़ेगी। वेलोसिटी के बढ़ने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, लेकिन काइनेटिक एनर्जी के बढ़ने से क्यों बढ़ेगी? वेलोसिटी के बढ़ने से। लेकिन जो ऊपर से नीचे आएगा हाइट कम होगी। हाइट के कम होने से क्या चीज़ कम होगी? पोटेंशियल एनर्जी कम होगी। और एक बात और भी याद रखें, आपने पढ़ा हुआ मोमेंटम जो होता है, जिसको हम P से ज़ाहिर करते हैं, वो आमतौर पे बराबर किसके होता है? m × v। मोमेंटम जो है ये वेक्टर क्वांटिटी होती है, और P अलामत है मोमेंटम की, m मास ऑफ द बॉब एंड v इज़ द वेलोसिटी। अब जब ये वेलोसिटी बढ़ेगी तो साथ मोमेंटम भी बढ़ेगा। तो सादा लफ्ज़ों में हम कह सकते हैं, सिंपल वर्ड्स में, कि जब बॉब ए से ओ की तरफ आ रहा है, इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी। बॉब की वेलोसिटी के बढ़ने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, वेलोसिटी के बढ़ने से मोमेंटम बढ़ेगा। लेकिन जो ए से ओ की तरफ आएगा इसकी हाइट कम होगी। हाइट के कम होने से पोटेंशियल एनर्जी भी कम होगी। अब अनर्शिया की वजह से, क्योंकि जब ए से ओ की तरफ आ रहा है तो इसको चाहिए ए ओ पे जाके रुक जाए, लेकिन अनर्शिया की वजह से ये अपनी हरकत की हालत को जारी रखेगा ये बॉब, और ये बाएं तरफ इंतहाई पॉइंट पे पहुंच जाएगा, और ये बाएं तरफ पॉइंट बी पर पहुंच जाएगा। ये दाएं तरफ एक्सट्रीम पोजीशन है, एक्सट्रीम मैंने इंतहाई बुलंदी पे, और ये लेफ्ट साइड पे एक्सट्रीम पोजीशन है बी पे। यहाँ से भी यहाँ तक जो फासला होगा उसका नाम भी हमने एक्स रख दिया। अब जो ही ये सेंटर को क्रॉस करेगा, इसकी वेलोसिटी आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाएगी। वेलोसिटी के कम होने से क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी कम होगी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी और वेलोसिटी आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो जो ही सेंटर ओ से बी की तरफ ये बॉब जाएगा तो वेलोसिटी कम, वेलोसिटी के कम होने से काइनेटिक एनर्जी कम, और वेलोसिटी के कम होने से मोमेंटम भी कम। लेकिन जो ये हाइट के ऊपर जाएगा, इस तरह जा रहा ओ से बी की तरफ, तो ये हाइट पे जा रहा है, लेकिन हाइट पे जाने से पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी। तो इसका मतलब जब ये ओ से बी की तरफ जाएगा तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी फिर बढ़ना शुरू हो जाएगी, और पॉइंट बी पर जाकर इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? मैक्सिमम होगी। इसका मतलब ये हुआ कि पॉइंट ए और पॉइंट बी, ये दोनों पॉइंट हाइट पे वाक़या हैं। इन दोनों पॉइंटों पर पोटेंशियल एनर्जी बॉब की मैक्सिमम होगी, जबकि पॉइंट ए और बी पे बॉब स्टेशनरी पोजीशन में होगा, साकन होगा। जब ये यहाँ पे साकन होगा तो वेलोसिटी यहाँ पे ज़ीरो होगी पॉइंट ए पे, और पॉइंट बी पर वेलोसिटी ज़ीरो होगी। जब वेलोसिटी ज़ीरो होगी तो काइनेटिक एनर्जी भी ज़ीरो होगी, ए पे भी और बी पे भी। और इसी तरह जब वेलोसिटी ज़ीरो होगी ए और बी पर तो मोमेंटम भी इसका ज़ीरो होगा। लेकिन ए और बी पर
हाइट सबसे ज़्यादा है बॉब की, पॉइंट ए पे भी बॉब मैक्सिमम हाइट पे है और पॉइंट बी पे भी मैक्सिमम हाइट पे है। तो हाइट पे ज़्यादा होने की वजह से पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम पॉइंट ए और बी पे होगी। तो ये हमने बॉब के मुतल्लिक पढ़ा है कि बॉब की काइनेटिक एनर्जी कहाँ ज़्यादा, काइनेटिक एनर्जी कहाँ कम, पोटेंशियल एनर्जी कहाँ ज़्यादा कहाँ कम, मोमेंटम कहाँ ज़्यादा कहाँ कम। अब हमने ये साबित ये करना है कि ये जो सिंपल पेंडुलम है, आया कि इसकी जो हरकत है वो सिंपल पेंडुलम की ये हरकत सिंपल हार्मोनिक है या नहीं है। क्योंकि जो पिछला आर्टिकल हमने पढ़ा था, डिस्क्रिप्शन में उसका वो लिंक मौजूद है, तो उसके अंदर हमने पढ़ा था कि अगर कोई बॉडी सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करना चाहता है तो उस बॉडी को कुछ कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेंगी, कुछ शराइत पूरी करनी पड़ेंगी। पहली शर्त हमने जो पढ़ी थी उसमें यह था कि अगर कोई बॉडी सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करना चाहता है, पहली शर्त यह है कि उसकी हरकत जो होनी चाहिए वो वाइब्रेटरी होनी चाहिए, यानी वो बॉडी कभी अपने मीन पोजीशन के दाएं तरफ, कभी बाएं, कभी दाएं, कभी बाएं। तो ये जो है वो बॉब ऐसे ही कर रहा है, कभी दाएं जा रहा है, कभी बाएं जा रहा है, कभी दाएं, कभी बाएं। तो इसका मतलब ये पहली कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। दूसरी कंडीशन क्या होती है कि अगर कोई बॉडी सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करना चाहता है, उसकी दूसरी कंडीशन क्या है, उस बॉडी का जो एक्सेलरेशन है उसकी जो डायरेक्शन है हमेशा सेंटर की तरफ होनी चाहिए, कि डायरेक्शन ऑफ द एक्सेलरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड द मीन पोजीशन। कि जो बॉडी सिंपल पेंडुलम जो है, अगर ये सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करना चाहता है तो जब ये इधर से इधर आए, इसका एक्सेलरेशन मरकज़ की तरफ होना चाहिए। जब ये ओ से बी की तरफ जाए फिर भी एक्सेलरेशन मरकज़ की तरफ हो। जब बी से ओ की तरफ है फिर भी एक्सेलरेशन मरकज़ की तरफ हो। जब ओ से ए की तरफ जाए फिर भी एक्सेलरेशन ओ की तरफ हो। तो इसका मतलब ये है बॉडी ए से ओ पे फिर भी एक्सेलरेशन सेंटर की तरफ, ओ से बी पर फिर भी एक्सेलरेशन सेंटर की तरफ, बी से ओ और बी से ओ से ए, यानी हर सूरत में एक्सेलरेशन जो है वो सेंटर की तरफ होना चाहिए। ये दूसरी कंडीशन थी। तीसरी कंडीशन क्या है कि एक्सेलरेशन जो है बॉडी का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए किसके, माइनस एक्स के। ये ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल माइनस एक्स। क्या मतलब ये हुआ कि जितना बॉडी का मीन पोजीशन से फासला ज़्यादा होगा उतना एक्सेलरेशन भी ज़्यादा होगा। यानी जितना अगर एक्स क्या है, एक्स क्या, जितना बॉडी मरकज़ से दूर जाएगा एक्स बढ़ेगा, एक्स के बढ़ने से ए भी बढ़ेगा। तो ये एक्स कम होगा, अगर बॉडी को कम दूर लेके जाएंगे सेंटर से तो एक्स की कीमत कम, एक्स की कीमत कम तो ए की कीमत भी कम होगी। यहाँ पे ले जाएंगे एक्स ज़्यादा हो गया, ए भी ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ ले जाएंगे एक्स और ज़्यादा, ए और ज़्यादा। तो ए और एक्स ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये माइनस क्यों लगाया है, माइनस इसलिए लगाया है कि जो जो बॉडी मरकज़ से दूर जाएगा एक्स बढ़ेगा, एक्स के बढ़ने से ए भी बढ़ेगा, लेकिन ए किधर होगा, ए की डायरेक्शन यानी मरकज़ की तरफ है, यानी मीन पोजीशन की तरफ। और एक्स जो है कैसे बढ़ता है, एक्स बॉडी बॉब जितना मरकज़ से दूर जाएगा एक्स बढ़ेगा, एक्स के बढ़ने से ए भी बढ़ेगा, लेकिन ए किधर बढ़ेगा, सेंटर की तरफ। यानी ये दोनों ए और एक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो हैं, यानी ए जितना बढ़ेगा उतना एक्स भी बढ़ेगा, लेकिन ये एक दूसरे के ऑपोजिट हैं डायरेक्शन के लिहाज से, इसलिए यहाँ पे मैंने एक्स लगा दिया। यानी ये तीसरी कंडीशन है कि उनको बॉडी सिंपल हार्मोनिक। और चौथी कंडीशन क्या है कि वो बॉडी जो सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करना चाहता है उस बॉडी के ऊपर एक रिस्टोरिंग फोर्स भी अमल करनी चाहिए, यानी जो उसको मरकज़ की तरफ खींचती जाए। और रिस्टोरिंग फोर्स की याद रखें जो डायरेक्शन हमेशा सेंटर की तरफ होती है। अब आप देख रहे हैं बाब इधर को जा रहा है या इधर को जाए, बाब इधर आ रहा है तो कौन सी फोर्स लेके आ रही, रेस्टोरिंग फोर्स। बाप इधर को जा रहा है फिर भी रेस्टोरिंग फोर्स इसके ऊपर अमल कर रही है। बाप अगर इधर को आ रहा है रेस्टोरिंग फोर्स की डायरेक्शन सेंटर की तरफ, बाप इधर को जाएगा रेस्टोरिंग फोर्स फिर भी इसको खींचेगी सेंटर की तरफ, बाप वापस आएगा फिर भी रेस्टोरिंग फोर्स सेंटर। तो इसका मतलब ये हुआ कि सिंपल पेंडुलम की जो चार कंडीशन है वो सिंपल पेंडुलम फुलफिल कर रहा है। इससे ये साबित हो रहा है कि इसकी जो हरकत है वो सिंपल पेंडुलम की जो हरकत वो सिंपल हार्मोनिक मोशन है। अब हमने कुछ मैथमेटिकल वर्क करना है जो इसके मतलब हम कैसे साबित करेंगे कि इसकी हरकत। अब मैथमेटिकल पोर्शन के अंदर हम ये पढ़ेंगे कि ये हमारे पास इसी तरह ये उससे पहले हम ये पढ़ लेते हैं कि ये हमारे पास एक पॉइंट है और इस पॉइंट से हम इधर लाइन खींचेंगे, ये हमारे पास बन जाएगा एक्स एक्सिस, और इस पॉइंट से लाइन इधर खींचेंगे ये हमारा बन जाएगा वाई एक्सिस, और ये पॉइंट हमारा बन जाएगा ओरिजिन। ओरिजिन का मतलब क्या होता है, मौखज़ या जिससे कोई चीज़ अखज़ की जाए निकाली जाए। तो ये इस पॉइंट से एक्स एक्सिस निकले, इसी पॉइंट से वाई एक्सिस निकला, ये नुक्ता हमारा ओरिजिन बन गया। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के दरमियान जो ये खाली जगह ये स्पेस है इसको हम एक्स वाई प्लेन कहते हैं। अब ये हमारे पास एक पॉइंट पी है और ये पॉइंट पी जो है ये स्पेस पे वाक़या है और ये ओरिजिन है।
ऐसी लाइन जो किसी स्पेस में वाक़या पॉइंट को ओरिजिन के साथ मिलाए उसको हम पोजीशन वेक्टर कहते हैं। ये हमारे पास एक पोजीशन वेक्टर बन गया, ठीक है। ओपी लाइन एक पोजीशन वेक्टर है, इसका नाम हमने रख दिया डब्ल्यू। अब डब्ल्यू हमारे पास, ये डब्ल्यू वेक्टर जो है ये क्या कर रहा है, ये डब्ल्यू जो है वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ कोई ना कोई जाविया बना रहा है, एंगल बना रहा है, उसको हमने नाम दे दिया थीटा। अब वेक्टर डब्ल्यू का ये इसकी टेल और पॉइंट पी इसका हेड, यानी डब्ल्यू वेक्टर की टेल का नाम ओ और डब्ल्यू वेक्टर के हेड का नाम पॉइंट पी। अब हमने क्या करना है, डब्ल्यू वेक्टर के दो कंपोनेंट्स करने हैं, या दूसरे लफ्ज़ों में वेक्टर डब्ल्यू को हम दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में डिवाइड करना है। डिवाइड करने के लिए हम क्या करेंगे कि डब्ल्यू वेक्टर का हेड जो है पॉइंट पी, वहाँ से एक लाइन नीचे खींचेंगे, वो किस पे, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हमने एक्स एक्सिस के ऊपर। जब ड्रॉ करेंगे तो ओ से लेकर इस परपेंडिकुलर का नाम हमने रख दिया ओ बी, तो ओ से लेकर बी तक जो होगा ये हमारा बन जाएगा डब्ल्यू एक्स। डब्ल्यू एक्स क्या चीज़ है, वेक्टर डब्ल्यू का वो कंपोनेंट जो एक्स एक्सिस के साथ वाक्य है या एक्स एक्सिस के ऊपर वाक्य है, और बी से लेकर पी तक ये क्या चीज़ है, ये वेक्टर डब्ल्यू का वो कंपोनेंट जो कि वाई एक्सिस के साथ वाक्य है, उसका नाम डब्ल्यू वाई रख दिया। तो ये डब्ल्यू एक्स की ये टेल, ये हेड, ओ इसकी टेल है, बी इसका हेड है, और डब्ल्यू वाई की बी इसकी टेल और पी इसका हेड है। और ये लाइन क्या कर रही है, ये पॉइंट ओ, ये जो लाइन ओ पी है, ये डब्ल्यू एक्स की टेल को डब्ल्यू वाई के हेड से मिला रही, तो ये लाइन हमारा क्या कहलाएगा, रिजल्टेंट वेक्टर, जबकि डब्ल्यू एक्स और डब्ल्यू वाई कॉम्पोनेंट है, और इन दोनों कॉम्पोनेंट के दरमियान यहाँ पे एंगल बन गया 90 का, तो इनको हम कौन से कॉम्पोनेंट कहेंगे, रेक्टेंगुलर कॉम्पोनेंट। इसका मतलब डब्ल्यू एक्स एंड डब्ल्यू वाई, दीज आर द रेक्टेंगुलर कॉम्पोनेंट ऑफ वेक्टर डब्ल्यू के। अब ये दूसरे लफ्ज़ों में देखा जाए तो ये हमारे पास एक ट्राइंगल बन गई, एक मुसल्लस बन गई। ये इसका बेस कायदा, ये इसका परपेंडिकुलर अमूद, और ये इसका हाइपोटेनस यानी वतर। अब हमने पढ़ा हुआ है किसी भी मुसल्लस का जो कॉस थीटा होता है वो किसके बराबर होता है, कॉस थीटा बराबर है कायदा बटा वतर। अब कॉस थीटा की जगह कॉस थीटा, यहाँ पे बेस या कायदा कौन सा हमारा, बेस हमारी जो है डब्ल्यू एक्स है, और जो ये वतर जो है ये हमारा डब्ल्यू है, और यहाँ पे हम इसके नीचे एक लगा देंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, डब्ल्यू एक्स को एक्स से 1 से मल्टीप्लाई किया, डब्ल्यू एक्स बराबर किसके होगा, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, तो ये डब्ल्यू कॉस थीटा। तो डब्ल्यू एक्स बराबर होगा, डब्ल्यू बराबर किसके होता है, ये हमने पहले भी पढ़ा है कि डब्ल्यू बराबर किसके होता है, एम जी के, तो यहाँ पे लिखेंगे एम जी कॉस थीटा। इसका मतलब ये हुआ कि दूसरे लफ्ज़ों में जहाँ डब्ल्यू एक्स आएगा वहाँ पे हम एम जी कॉस थीटा भी लगा सकते हैं। अब इसके बाद ये हम किसी का जो ट्रायंगल है उसका साइन थीटा कैसे मालूम करते हैं, उसका फार्मूला क्या आता है, अमूद डिवाइडेड बाय वतर, यानी परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस। ये साइन थीटा की जगह साइन थीटा, अमूद की जगह हम लिखाएंगे, यहाँ पे हमारे पास क्या है डब्ल्यू वाई, और वतर की जगह डब्ल्यू, और ये हमारे पास बन जाएगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास बन गया डब्ल्यू वाई मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू डब्ल्यू वाई, और ये इससे जब होगा तो ये डब्ल्यू साइन थीटा, और डब्ल्यू वाई की जगह डब्ल्यू वाई, डब्ल्यू की जगह हम लिखेंगे एम जी, और ये हमारे पास साइन थीटा। तो इसका मतलब जहाँ पे ये डब्ल्यू वाई आएगा वहाँ पे हम एम जी साइन थीटा भी लिख सकते हैं। ये हमारे पास एम जी साइन थीटा। अब ये हमारे पास ये हम, क्योंकि ये वर्किंग इसलिए मैंने की है क्योंकि इसका आगे यूटिलाइजेशन आनी है आर्टिकल के अंदर। अब हम इसके अंदर पढ़ेंगे कि ये हमारे पास जो है आर्टिकल के अंदर ये अभी हमने पढ़ा था, ये हमारे पास सिंपल पेंडुलम था। शुरू में ये सिंपल पेंडुलम कहाँ पे था, अपनी मीन पोजीशन पे था यानी ओ पे, और जब हमने इसको पुश करके या पकड़ के इधर पॉइंट ए पे ले गए तो ये जब ये पॉइंट ए पे छोड़ दिया तो ये ए से बी की तरफ, बी से ए की तरफ इस तरह वाइब्रेट कर रहा है। जब ये हरकत के दौरान किसी लम्हे पर ये पॉइंट बी पे आएगा, ए पे आएगा, तो ये इसकी इस तरह की पोजीशन बन जाएगी। जब ये हरकत के दौरान किसी लम्हे पर पॉइंट ए पे होगा तो इसकी इस तरह की कंडीशन होगी कि इसका जो वेट होगा वो सारे का सारा वेट हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड होता है। आपको पता है कि ये डब्ल्यू होगा,
W बराबर mg के, ये हमेशा किस तरफ होता है, नीचे की तरफ। बॉब का जो वेट है वो हमेशा सेंटर की तरफ होगा। वेट ऑफ द बॉब। लेकिन जो स्ट्रिंग है वो इस तरह, अब आपको पता है ये जो स्ट्रिंग है शुरू में जब ये इस तरह मूव कर रही थी तो ये ऐसे एक एंगल थीटा बना रही थी यहाँ पे, ये इसकी पहली पोजीशन है स्ट्रिंग की। जब ये मूव करके इधर गई तो ये स्ट्रिंग की पहली पोजीशन, ये स्ट्रिंग की दूसरी पोजीशन, इसने क्या बनाया, एक एंगल बना दिया, उसका नाम थीटा। अब जब ये इस पोजीशन में होगा ये बॉब, तो ये इसका वेट W बराबर mg, वेट सारे का सारा बॉब का नीचे की तरफ है। बॉब की जो टेंशन है वो किस तरफ है, ऊपर की तरफ है। अब ये जो स्ट्रिंग है इसको थोड़ा सा हमने यहाँ तक ले आए, जो जाविया यहाँ पे बन रहा था वही जाविया यहाँ पे बन रहा है थीटा। अब हमने क्या करना है, ये जो वेट W है इसको, चूंकि ये वर्टिकली डाउनवर्ड है, टेंशन इस तरफ है। अब होगा क्या कि शुरू में जब ये बॉब यहाँ पे था पॉइंट A पर, तो ये हमने इसके वेट को दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में डिवाइड कर देना। वेट के एक कंपोनेंट ये बनेगा और एक कंपोनेंट ये, एक कंपोनेंट ये और दूसरा कंपोनेंट ये, और ये हमारा रिजल्टेंट वेक्टर बन जाएगा। अब वेट का ये जो, चूँकि ये जो हमारे पास स्ट्रिंग थी ये इसका एंगल थीटा है, यहाँ पे थीटा बन रहा है तो यहाँ पे भी थीटा ही बनेगा। अब हमने करना क्या है कि वेट का वो कंपोनेंट जो थीटा के सामने होता है, जो थीटा के सामने होगा उसको हम क्या, जो थीटा के साथ होगा सॉरी, उसको हम कहेंगे WX, और ये होगा mg cos थीटा। यानी वेट का ये थीटा है, थीटा के साथ जो कंपोनेंट होगा उसको हम, जिस तरह ये थीटा के साथ कंपोनेंट था ये mg cos थीटा, और थीटा के सामने वाले कंपोनेंट का ना mg sin थीटा। तो ये थीटा है, थीटा के साथ ये थीटा है, थीटा के साथ वाला जो कंपोनेंट है ये WX है, mg cos थीटा कैसे आ गया ये सारा आपने पढ़ लिया। और जो थीटा के सामने वाला है, ज़िला है या साइड है, उसको लिखेंगे WY, और ये बराबर होगा mg sin थीटा। अब ये जो बॉब इस तरह आ रहा है, इस तरह आ रहा, क्या हम खुद लेके आ रहे हैं? नो, हम नहीं लेके आ रहे, हम नहीं लेके आ रहे, बल्कि बॉब का जो वेट है वो इसको लेके आ रहा। क्या वेट सारे का सारा बॉब को वापस लेके आ रहा? नो, क्योंकि वेट के हमने दो कंपोनेंट किए हैं, एक का नाम mg cos थीटा और एक का नाम mg sin थीटा। mg cos थीटा वो इस तरह है, जो रस्सी में टेंशन है वो इस तरह है, तो इसका मतलब mg cos थीटा इस साइड में है और टेंशन इस साइड में है। तो ये बॉब ना तो रस्सी के साथ या स्ट्रिंग के साथ ऊपर जा रहा है ना ये नीचे आ रहा है, तो इसका मतलब टेंशन बराबर किसके होगा, mg cos थीटा। ये दोनों फैक्टर, ये नीचे की तरफ ये ऊपर की तरफ, ये दोनों आपस में सिमत में बराबर हैं, कीमत में मैग्नीट्यूड में बराबर हैं, लेकिन डायरेक्शन में ऑपोजिट है, जिसकी वजह से ये बॉब ना ऊपर को जाएगा स्ट्रिंग के साथ और ना नीचे को आएगा। तो जब ये ऊपर नीचे नहीं हरकत करेंगे तो इसका मतलब ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस कर रही हैं। अब बॉब आ किधर को रहा, इधर को। अब वेट का कौन सा हिस्सा इधर को है, वो mg sin थीटा है। इसका मतलब बॉब जो इधर को आ रहा हम नहीं लेके आ रहे, बल्कि उसका वेट लेके आ रहा है। बॉब का जो वेट के दो कंपोनेंट हैं, उन दोनों कंपोनेंट में ये कंपोनेंट जो टेंशन को बैलेंस कर रहा है, वेट का यही कंपोनेंट रह गया जिसका नाम m sin थीटा, और इसकी डायरेक्शन भी इधर को ही है और बॉब भी इधर को ही आ रहा है। तो इसका मतलब वेट का कौन सा कंपोनेंट है जो बॉब को वापस मीन पोजीशन की तरफ लेके आ रहा है, वो जो है वो mg sin थीटा है। इसका मतलब ये हुआ, और हमने ये भी पढ़ा हुआ है कि ऐसी फोर्स जो किसी बॉडी को मरकज की तरफ लेके आए उसको हम रिस्टोरिंग फोर्स कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमारी जो रिस्टोरिंग फोर्स होगी वो कौन सी फोर्स होगी, यहाँ पे रिस्टोरिंग फोर्स जो होगी वो हमारी mg sin थीटा, mg sin थीटा ये रिस्टोरिंग फोर्स है। दूसरे लफ्ज़ों में हम लिखेंगे F बराबर किसके होगा, माइनस mg sin थीटा। ये जो रिस्टोरिंग फोर्स है ये हमेशा किस तरफ होगी, मरकज़ की तरफ होगी, बॉडी को मरकज़। तो ये जो वेट का ये कंपोनेंट जो है ये रिस्टोरिंग फोर्स के तौर पे काम करेगा और बॉडी को वापस मरकज़ की तरफ लेके आएगा। इसका मतलब वेट का वो कंपोनेंट mg sin थीटा जो है ये रिस्टोरिंग फोर्स के तौर पे काम कर रहा है और बॉडी को मरकज़ की तरफ लेके आ रहा है।
तो जो नेगेटिव साइन है ये शो कर रही है कि इसकी डायरेक्शन मरकज़ की तरफ है, यानी स्टूडिंग फोर्स हमेशा बॉडी की हरकत को वापस मरकज़ की तरफ लेके आती। अब ये स्टूडेंट ये तो हमने पढ़ लिया। अब हमने जो सिंपल पेंडुलम है उसके अंदर इसका जो सिंपल पेंडुलम है इसका जो हमने टाइम पीरियड पढ़ना है इसके मतलब हम पढ़ेंगे, क्योंकि इसकी जो टाइम पीरियड का जो फार्मूला है वो हमने पढ़ा हुआ है कि वो टी बराबर किसके होता है 2 पाई L/G। ये सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड का फार्मूला है। टी इज़ द टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या होता है कि एक सिंपल पेंडुलम को यहाँ से ए से छोड़ा, ये बी पे जाएगा, बी से दोबारा जब ए पे आएगा तो इसका एक वाइब्रेशन, एक चक्कर पूरा हो जाएगा। एक वाइब्रेशन को पूरा करने में जितना टाइम लगा वो उसका टाइम पीरियड कहलाता है। वो पहले हम पढ़ चुके हैं डेफिनेशन के आर्टिकल के अंदर, जो डिस्क्रिप्शन में जिसका लिंक मौजूद है। तो ये जो है एक चक्कर, किसी भी वाइब्रेटिंग बॉडी को एक वाइब्रेशन कंप्लीट करने में जितना टाइम लगता है वो उसका टाइम पीरियड कहलाता है। टाइम taken to complete one vibration of a vibrating body is called time period। अगर A से B और B से दोबारा A तक आने में अगर सिंपल पेंडुलम को 3 सेकंड लगते हैं तो इसका मतलब उसका टाइम पीरियड 3 सेकंड होगा। अब हमने टाइम पीरियड का फार्मूला होता है T बराबर 2 पाई L/G। अब L क्या चीज़ है? ये होती है लेंथ ऑफ द सिंपल पेंडुलम, और G क्या है? ये एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी। अब लेंथ का टी के साथ डायरेक्टली रिलेशन है। इसका ना जितनी सिंपल पेंडुलम की लेंथ ज़्यादा होगी उतना टाइम पीरियड भी ज़्यादा होगा। यानी अगर सिंपल पेंडुलम छोटा है, ये है, फ़र्ज़ करें इसकी लेंथ जो है वो मिसाल के 2 सेंटीमीटर है, और ये एक सिंपल पेंडुलम है, इसकी लेंथ जो है वो 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। अगर इसका टाइम पीरियड जो है मिसाल के तौर पे 1 सेकंड है तो इसका जो टाइम पीरियड होगा वो 2 सेकंड होगा। यानी जितना टाइम पीरियड लेंथ ज़्यादा होगी उतना टाइम पीरियड भी ज़्यादा होगा, क्योंकि टाइम पीरियड जो है ये लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेकिन ये जी ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। और आपने अक्सर पढ़ा होगा, सुना होगा कि जो हम ज़मीन की सरफेस से ऊपर जाते हैं, हाइट पे जाते हैं, एल्टीट्यूड पे जाते हैं तो जी की वैल्यू कम होती है। जब जी की वैल्यू कम होगी तो जी और टी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। जब जी की वैल्यू कम होगी तो टी भी ज़्यादा होगा। यानी इसका मतलब जो पेंडुलम यहाँ पे है उसका टाइम पीरियड जितना यहाँ पे है, अगर इसी पेंडुलम का अगर फ़र्ज़ किया ये सिंपल पेंडुलम है, इसकी लेंथ 4 सेंटीमीटर है और इसका फ़र्ज़ किया टाइम पीरियड 2 सेकंड है। अगर इसी सिंपल पेंडुलम को ज़मीन की सतह से हटा के माउंट एवरेस्ट पे ले जाए जो बहुत हाइट पे है, तो वहाँ पे जाके इसका टाइम पीरियड क्या करेगा? चूँकि माउंट एवरेस्ट की सरफेस पे जाके जी की कीमत कम होगी। जब जी की कीमत कम होगी तो टी की कीमत वैल्यू बढ़ जाएगी, यानी टाइम पीरियड बढ़ जाएगा। इसका मतलब ये है कि टाइम पीरियड जो है लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और जी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। अब इस फार्मूले के अंदर एक चीज़ और भी हम देख रहे हैं कि टाइम पीरियड के फार्मूले में बॉब के मैस का कोई जिक्र नहीं है, यानी मैस ऑफ द बॉब, एम जो है ये क्या है? मैस ऑफ बॉब। क्या इस फार्मूले के अंदर ये एम का जिक्र है? नो। क्या जो एक्स नॉट जिसको हम एम्पलीट्यूड कहते हैं, एम्पलीट्यूड का आर्टिकल में हम पिछले आर्टिकल में पढ़ चुके हैं, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी फ्रॉम द मीन पोजीशन, कि बॉब का मरकज़ के दाएं तरफ या बॉब का मरकज़ के बाएं तरफ जो ज़्यादा से ज़्यादा फासला होता है उसको हम एम्पलीट्यूड कहते हैं, और एम्पलीट्यूड को हम एक्स नॉट से ज़्यादा कहते हैं। और एम्पलीट्यूड पे भी इसका इन्हिसार नहीं है। एम्पलीट्यूड का इस फार्मूले में कहीं एक्स नॉट है? नो। कहीं एम है? नो। इसका ना एम्पलीट्यूड भी नहीं है और एक्स भी नहीं है। और इसके अलावा जो है सिंपल पेंडुलम के अनुसार सिर्फ और सिर्फ, और दूसरी बात ये है साइज़ पे भी नहीं है, साइज़ ऑफ बॉब पे भी नहीं है, ठीक है। यानी रेडियस, दूसरे लफ्ज़ों में रेडियस क्या लें? डाय। तो इसका मतलब क्या है कि सिंपल पेंडुलम जो है बॉब, चाहे बॉब मैस छोटा हो यानी भारी हो, हल्का हो, बॉब तो टाइम पीरियड पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। एम्पलीट्यूड बॉब को यहाँ से छोड़ दें, यहाँ से छोड़ दें, यहाँ से छोड़ दें, एम्पलीट्यूड कम या ज़्यादा करने से बॉब के टाइम पीरियड पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और बॉब छोटा ले लें या बॉब बड़ा ले लें, उसका भी सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये हुआ, इसका मतलब यह है कि सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड है ओनली डिपेंड्स अपॉन द लेंथ एंड द जी, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द मैस ऑफ द बॉब, एम्पलीट्यूड ऑफ द बॉब एंड द साइज ऑफ द बॉब। तो मुझे उम्मीद है कि आर्टिकल को आपको समझ आई होगी। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए
और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आपको बर वक्त मिलती जाए। अगर आपको आर्टिकल समझ आया है तो इसको लाइक भी कीजिए और फ्रेंड के साथ शेयर भी कीजिए। थैंक्स अ लॉट। अल्लाह हाफिज़। शुक्रिया।